ब्रिटेन में लाखों लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की 2 डोज दिए जा चुके हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले हफ्ते ब्रिटेन में कुछ लोगों को वैक्सीन का तीसरा डोज भी दिया गया है। वैक्सीन का तीसरा डोज लेने वाले ये वो लोग हैं जो एक क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा हैं, जिसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन का तीसरा डोज कितना असरदार होता है और मिश्रित टीकाकरण से कोरोना वायरस के नए विकसित हो रहे स्ट्रेन से निपटने में किस हद तक मदद मिल सकती है। ब्रेडफोर्ड में एक ऐसे ही सेंटर पर पहुंची बीबीसी संवाददाता गगन सवरवाल। 38 साल के अब्दुल चैटन यूके के उन हजारों लोगों में से एक है जिन पर दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस वैक्सीन की तीसरी डोज का परीक्षण हो रहा है। वो उत्तरी इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में इस परीक्षण केंद्र में है, जहां पे 1 जून को ये कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर का अध्ययन शुरू किया गया था। अब्दुल ने हमें बताया कि उन्होंने ये ट्रायल में हिस्सा लेने का सोचा ताकि वो बाकी लोगों को इस कोविड पैंडेमिक से निकाल सके, और वो उम्मीद करते हैं कि ये बूस्टर वैक्सीन लोगों को आने वाले फ्यूचर पैंडेमिक से बचा सके। यूके में 3000 लोग इस स्टडी में भाग ले रहे हैं, जिनमें से अब्दुल के साथ और 148 लोग ब्रैडफोर्ड से इस ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि हबीब अकबानी, जिन्होंने हमसे बात की और उन्होंने हमें ये बताया। जब मैंने सुना इस ट्रायल का कि ये हो रहा है तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी। मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और इस ट्रायल के एक भाग के रूप में 7 अलग अलग कोरोना वायरस के टीकों का परीक्षण किया जाएगा और विभिन्न संयोजनों के परिणामों का विश्लेषण किया जाएगा, ये देखने के लिए कि कौन सा प्रभावी है। हमने इस ट्रायल के लीड डॉक्टर दिनेश सारलाया से बात की। NHS में दोनों वैक्सीन लिए हुए पार्टिसिपेंट्स को हम रिक्रूट कर रहे हैं। उनका सेकंड डोज 10 मार्च के पहले होना चाहिए। उसके बाद हम ट्रायल में उन्हें शामिल होके उनसे कंसेंट लेते हैं, उन्हें 3 तरह के वैक्सीन बूस्टर देते हैं। 4 हफ्ते के बाद फिर आते हैं, हम उनका दूसरा ब्लड टेस्ट करते हैं, पता करेंगे कि ये एंटीबॉडी का लेवल बढ़ी हुई है नहीं। इस कोव बूस्ट ट्रायल से शुरुआती निष्कर्ष सितंबर में आने की उम्मीद है, और अगर बूस्टर वैक्सीन अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है तो इसे पूरे यूके में शरद ऋतु से शुरू किया जाएगा। गगन सब्रवाल, BBC न्यूज, ब्रैडफोर्ड। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 जून से शुरू होने वाली नई वैक्सीनेशन प्रक्रिया के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। राज्यों को टीका जनसंख्या, मरीज और टीकाकरण की रफ्तार के आधार पर दिए जाएंगे। इस नई वैक्सीन पॉलिसी के बारे में कुछ सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। BBC संवाददाता सरोज सिंह की ये रिपोर्ट सुनिए। पहला सवाल है राज्य सरकारों का असमंजस। झारखंड उन राज्यों में से एक है जहां वैक्सीन की बर्बादी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच पिछले दिनों काफी बहस चली थी। केंद्र सरकार का दावा था कि वैक्सीन की बर्बादी झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रही है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार को चुनौती दी। प्रदेश सरकार ने मुफ्त वैक्सीन के लिए 250 करोड़ का बजट में प्रावधान किया और मुफ्त वैक्सीन देने के लिए 47 करोड़ रुपए का भुगतान कोविशील्ड और कोवैक्सीन कंपनी को भी कर दिया। अब उनका कहना है कि ये फैसला कुछ हफ्ते पहले लिया होता तो खजाने पर बोझ कम हो जाता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने BBC से बातचीत में कहा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। राजस्थान में भी वैक्सीन बर्बादी के आंकड़े मीडिया में कुछ और राज्य सरकार की फाइलों में कुछ और दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन पॉलिसी पर सुनवाई के दौरान ये भी सवाल उठाया था। कुछ राज्य सरकारों की आपत्ति है कि कम वैक्सीन मिलेगी तो रफ्तार धीमी होगी ही। दूसरा बड़ा सवाल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का है। मंगलवार को जारी नई गाइडलाइन में ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा सभी आयु वर्ग के सरकारी और प्राइवेट टीकाकरण केंद्र में उपलब्ध कराने की बात की गई है। इसके लिए राज्य सरकारों को नियम और प्रक्रिया बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि राज्य सरकारें अब अपना अलग ऐप तैयार कर पाएंगी या नहीं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के मुताबिक 28 अप्रैल 2021 में 45 साल से अधिक उम्र वाले 14 करोड़ 42 लाख लोगों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें
उसमें से केवल 2,52,00,000 लोगों ने कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि ऐप पर रजिस्टर कराने की अनिवार्यता किस तरह से टीकाकरण अभियान की रफ्तार को रोक रही है। लेकिन 21 जून से जब ऑन साइट रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा तो लोगों की भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर पर आने से कैसे रोक सकेंगे। तीसरा सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि मुफ्त वैक्सीन आखिर मुफ्त कैसे। नई गाइडलाइन के अनुसार हर तबके के लिए केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराएगी, लेकिन जो लोग खरीद कर प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाने की क्षमता रखते हैं वो प्राइवेट में ही जाकर वैक्सीन लगवाएं। सरकार ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। प्राइवेट अस्पतालों को हर महीने के वैक्सीन उत्पादन का 25% खरीदने का अधिकार भी दिया गया है। इसका मतलब 100 करोड़ की जनता को अगर 2 डोज की वैक्सीन लगनी है तो 200 करोड़ वैक्सीन चाहिए, यानी 50 करोड़ वैक्सीन के लिए लोगों को कीमत चुकानी होगी। ऐसे में मुफ्त वैक्सीन का प्रचार मुफ्त में क्यों हो रहा है, ये सवाल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद उठाया है। रिपोर्ट सुना रही थी सरोज सिंह। गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले कांग्रेसी नेता जितिन प्रसाद बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं। माना जा रहा है कि जितिन प्रसाद पिछले कई दिनों से पार्टी हाईकमान से नाराज चल रहे थे। वो उन 23 वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े बदलावों की मांग की थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा, ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है। असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनावों के मद्देनजर जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस पार्टी के लिए एक झटका माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी में सियासी अटकलबाजियों का दौर चल रहा है। केंद्र और राज्य में तनातनी की खबरें भी हैं, लेकिन ऐसे माहौल में भी विपक्ष की खामोशी लोगों को हैरान कर रही है। सुनिए समीरात्मज मिश्र की ये रिपोर्ट। हालांकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों पर सड़कों पर भी उतरे और कोविड संक्रमण के दौरान भी सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहे, लेकिन ये सब ज्यादातर सोशल मीडिया पर ही नजर आया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस बात से इनकार करते हैं कि विपक्ष खामोश है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नवनियुक्त चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी कहते हैं कि पूरे कोविड काल में यूपी ही नहीं देश भर में सरकार से ज्यादा कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों और उसके युवा विंग ने काम किया। दावा समाजवादी पार्टी भी ऐसा कर रही है, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक रवैया बहुजन समाज पार्टी का है, जो कोविड संक्रमण के दौर में जमीन पर दिखी भी नहीं और न ही इस तरह का कोई दावा कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या विपक्षी दल ऐसी ही सक्रियता की बदौलत बीजेपी से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं कि विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी, उसी क्षण के इंतजार में है जिसके लिए बिल्ली के भाग्य से छींका टूटने वाला मुहावरा बना है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने खास जनाधार न होने के बावजूद ऐसे मौकों पर सक्रिय नजर आई। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि बीजेपी का प्रचार तंत्र जितना जोर इस बात पर देता है कि उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उससे ज्यादा इस बात पर देता है कि दूसरे चुप बैठे हैं और वो इतना नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुए पंचायत चुनाव में विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी, जीत का दावा कर रही है और विधानसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह के परिणाम की उम्मीद कर रही है, लेकिन जानकारों की माने तो ये इतना भी आसान नहीं है। समीरात्मज मिश्र, BBC, लखनऊ। और अब सुनिए हमारी श्रृंखला ICU डायरी की चौथी कहानी, घर ले चलो वहीं मरना है। ये अनुभव हैं कोविड ICU वार्ड में ड्यूटी करने वाली डॉक्टर दीपशिखा घोष के। सुनिए सुमिरन प्रीत कौर की जुबानी। श्रृंखला के प्रोड्यूसर हैं विकास त्रिवेदी। डर समेटे हुए अस्पताल अक्सर जाहिर सी वजहों से पसंद नहीं किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी रहे जो कोरोना होने पर पहली बार जिंदगी में अस्पताल में भर्ती हुए। ऐसे लोगों का डर साफ झलकता है। एक सुबह कोविड ICU वार्ड में 44 साल की एक औरत भर्ती हुई, बेहद परेशान और इलाज करवाने को लेकर बिल्कुल अनिच्छुक।
वो घर जाना चाहती थी। वो लगातार ये जिद करती रही कि परिवार से उनको बात करने दी जाए ताकि घर वाले आएं और अस्पताल से ले जाएं। वो बोली, मेरा तो बच्चा भी नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था क्योंकि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना था। आप मेरे उस दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। मुझे बस घर जाने दो, चाहे फिर मैं वहां मर ही जाऊं। मैं उनको उनके इलाज के बारे में समझाती हूँ और कहती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। मैं उनके बेटे को फोन करती हूँ और फोन उनके पास रखती हूँ। वो अपने बेटे से कहती हैं, तू मेरा अच्छा बेटा नहीं है क्योंकि तू मेरे मना करने के बाद भी मुझे अस्पताल छोड़ गया। बेटा मां से माफी मांगता है और कहता है, डॉक्टर जो कहें वो करो मां। बेटा मां से वादा करता है, मां आप कुछ दिनों में बेहतर महसूस करोगी तो मैं आकर आपको ले जाऊंगा। करीब आधा घंटा लगा, तब जाकर वो कुछ शांत हुई। हमने इलाज शुरू किया। हालांकि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही। 100% सपोर्ट के बावजूद ऑक्सीजन लेवल बढ़ नहीं रहा था। वो मॉनिटर की ओर देखती जिस पर लिखा था 84%। वो मुझे बुलाती हैं और कहती हैं, कुछ दिन पूरे हुए, मेरे बेटे को अभी बुलाओ। उसने कहा था कि वो मुझे घर ले जाएगा। मुझे घर पर ही मरना है, अस्पताल में नहीं। मुझे मालूम नहीं था कि क्या जवाब दूं। मैं उनके बेटे को फोन करती हूं और तबीयत के बारे में बताती हूं कि उन्हें मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ेगी। उनका बेटा फौरन हामी भर देता है, लेकिन कहता है, मां को फोन मत देना, क्योंकि वो मां की गुजारिशों को ना नहीं कह सकता। वो मुझसे कहता है, मां को समझाइए कि तबीयत ठीक होते ही घर ले जाऊंगा। ये कहते हुए उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है। वो मुझे हर हाल में इलाज करने के लिए कहता है, आप मां की मत सुनिए, मां की जान बचाने के लिए जो जरूरी है वो कीजिए। हमने पूरी कोशिश की ताकि उन्हें बचाया जा सके। वो अब भी वेंटिलेटर पर हैं। कई दिन बीत चुके हैं। उनका बेटा रोज फोन करता है, पर अब वो इस हाल में ही नहीं कि बात सुन भी सके। आईसीयू डायरी की 5वीं और आखिरी कहानी आप बृहस्पतिवार को सुन सकेंगे। और अब साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान। दुनिया जहान के प्रोड्यूसर हैं आदर्श राठौड़ और प्रस्तुतकर्ता आप जानते ही हैं। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। इस साल नवंबर महीने में भारत समेत 200 से ज्यादा देश जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। ब्रिटेन में होने वाले इस सम्मेलन में इस पर चर्चा होगी कि धरती को गर्म करने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को तेजी से कैसे घटाया जाए। बहुत से देश कई सारी कोशिशों के बावजूद जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हानिकारक गैसों में कमी नहीं ला पा रहे। क्या उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा से मदद मिल सकती है? इस समय दुनिया भर में 10% बिजली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पैदा हो रही है, मगर एक दशक पहले जापान के फुकुशिमा में हुए परमाणु हादसे के बाद से न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर सरकारें अब ज्यादा सावधान हो गई हैं। जिस परमाणु ऊर्जा को कार्बन उत्सर्जन घटाने का हल माना जाता था, आज उसे लेकर कई सारे पर्यावरणविदों की राय बदल गई है। तो इस हफ्ते हम पड़ताल करेंगे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या हमें ज्यादा न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने होंगे और कहीं ऐसा करना खतरनाक तो साबित नहीं होगा।
इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। पार्ट 1, परमाणु ऊर्जा से दूरी। औद्योगिक क्रांति से विकास की राह पकड़ने वाले कई सारे देशों की तरह जर्मनी भी 1950 के दशक में ही परमाणु ऊर्जा तैयार करने की कोशिशों में जुट गया था। It was the kind of energy for the future. इरादा था भविष्य के लिए ऐसे तरीके से ऊर्जा तैयार करना जिसमें कोयले का इस्तेमाल ना हो और प्रदूषण भी कम हो। लेकिन हमारे पहले एक्सपर्ट डॉयचे वेले के पत्रकार येन्स टुहाओ बताते हैं कि लोगों के भारी विरोध के कारण जर्मनी में परमाणु ऊर्जा की संभावनाओं पर विराम लग गया। यहाँ परमाणु ऊर्जा का विरोध तभी से चल रहा है जब 1969 में पहला कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू हुआ था। It was a big debate in the history of Germany whether nuclear power. परमाणु ऊर्जा सही है या नहीं, इस पर जर्मनी में ऐतिहासिक बहस हुई। लेकिन 70 के दशक में लगभग पूरे जर्मनी में सामाजिक आंदोलनों की शक्ल में भारी प्रदर्शन हुए, खासकर लोअर सैक्सोनी राज्य में जहां परमाणु कचरे को स्टोर किया जाना था। जर्मनी में एक कस्बा है गोरलेबन। एकीकरण से पहले पश्चिमी जर्मनी में मौजूद यह कस्बा कम्युनिस्ट पूर्वी जर्मनी के साथ लगता था। सरकार ने यहाँ बंद पड़ी नमक की एक खदान में परमाणु कचरे को स्टोर करने की योजना बनाई। लोगों ने विरोध किया मगर सरकार नहीं रुकी। फिर एक दशक से भी ज्यादा समय बाद 1986 में जब चेर्नोबिल में परमाणु हादसा हुआ, तब फिर जर्मनी में परमाणु विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। तत्कालीन सोवियत संघ में शामिल यूक्रेन के चेर्नोबिल प्लांट में बिजली गुल होने से कोर पिघल गया था और 30 लोगों की मौत हो गई थी। पूरे यूरोप के ऊपर रेडियो एक्टिव बादल छा गए। इस घटना के 3 साल बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ और रातों रात इस देश के पास वो 6 परमाणु रिएक्टर भी आ गए जो सोवियत संघ की मदद से बनाए गए थे। People look at the nuclear power plants in the former GDR in East Germany. पूर्वी जर्मनी के परमाणु प्लांट्स की हालत बहुत खराब थी और उनका कचरा बहुत ज्यादा था। ये भी वजह थी कि जर्मनी ने फैसला किया कि उसे भविष्य में न्यूक्लियर पावर नहीं चाहिए। एक और लोग डरे हुए थे, दूसरी ओर नेता चिंतित थे कि देश चलाने के लिए बिजली कहां से आए। मौजूदा जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल की पार्टी भी शुरू में न्यूक्लियर एनर्जी की समर्थक थी, मगर उनके दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल जापान के फुकुशिमा का न्यूक्लियर प्लांट सुनामी के कारण बर्बाद हो गया। Looking at the pictures coming from Fukushima, Angela Merkel decided. फुकुशिमा के हालात देखने के बाद मर्केल ने तय किया कि अब इस दिशा में बढ़ना ठीक नहीं है। अधिकतर लोग तो पहले से ही न्यूक्लियर पावर के खिलाफ थे। मर्केल ने भी तय कर लिया कि उनकी पार्टी अकेली परमाणु ऊर्जा का समर्थन नहीं कर सकती। जर्मनी अपने सभी 17 न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद करने वाला है, लेकिन उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। उसे प्रदूषण पैदा करने वाले कोयले जैसे ईंधन पर निर्भर होना होगा। इससे वो हर साल 3 करोड़ 36 लाख टन कार्बन अतिरिक्त पैदा करेगा, यानी अभी से 5% ज्यादा। यही नहीं, अनुमान है कि कोयले के इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण के कारण हर साल औसतन 1100 लोग मारे जाएंगे। यानी न्यूक्लियर एनर्जी से दूर जाने पर जर्मनी को स्वास्थ्य के मामले में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पार्ट 2, बदलाव। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं कर्स्टी गोगन। वो कार्बन उत्सर्जन घटाने के तरीके तलाशने वाली संस्थान टेरा प्रॉक्सिस की को-फाउंडर है। As an environmentalist, I was always by default. पर्यावरणविद के तौर पर मैं न्यूक्लियर एनर्जी या हथियारों के खिलाफ थी, लेकिन फिर मैंने जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया। इस दौरान सोचा कि क्या पृथ्वी को बचाने के लिए हम कम समय के अंदर कार्बन उत्सर्जन घटा सकेंगे? क्या सिर्फ पवन और सौर ऊर्जा से ऐसा कर पाना संभव है? मैंने पाया कि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा। लोगों की सबसे बड़ी चिंता है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन से बेहद खतरनाक रेडिएशन लीक ना हो जाए। फुकुशिमा हादसे को ही ले लें तो उस दौरान भूकंप और सुनामी के कारण 18,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 1.5 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। मगर रिएक्टर टूटने के कारण एक ही शख्स की मौत हुई। क्रिस्टी कहती हैं कि लोगों के मन में डर इसलिए ज्यादा बैठा क्योंकि उन्होंने भूकंप, सुनामी और न्यूक्लियर प्लांट हादसे को मिलाकर देखा।
The earthquake that caused the tsunami that devastated the plant at Fukushima. जिस भूकंप के कारण फुकुशिमा प्लांट तबाह हुआ, उसी भूकंप के कारण पृथ्वी की धुरी पर इतना असर हुआ कि दिन पहले से लंबा हो गया। तो ये एक अचानक आई आपदा थी। इसी आपदा के कारण परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचा था और इसी कारण लोगों को एहतियातन वहां से ले जाना पड़ा ताकि वे सुरक्षित रहें। इस हादसे के 10 साल बाद इसी साल मार्च में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फुकुशिमा के बाशिंदों को रेडिएशन से किसी तरह का सीधा नुकसान नहीं पहुंचा है। क्रिस्टी कहती हैं कि न्यूक्लियर पावर को लेकर फैले डर को दूर करने की जरूरत है। The reality is that if I was to spend my life now, सच्चाई ये है कि अगर मुझे पूरा जीवन फुकुशिमा के प्रतिबंधित इलाके में गुजारना पड़ा तो वहाँ लंदन की तुलना में मैं शायद ज्यादा समय तक जीऊं, क्योंकि मुझे लंदन में वायु प्रदूषण से ज्यादा खतरा है। लेकिन फुकुशिमा की घटना ने लोगों के जहन पर असर तो डाला है। ऐसे में परमाणु ऊर्जा के भविष्य को क्रिस्टी कैसे देखती हैं? The first thing to say really is that this isn't about nuclear versus renewables. बात परमाणु या अक्षय ऊर्जा के बीच मुकाबले की नहीं है। हमें सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता को लगातार बढ़ाना चाहिए और ऊर्जा की बर्बादी भी रोकनी चाहिए। मगर ऐसा करने के बाद भी ट्रांसपोर्ट, शिपिंग और एविएशन के लिए हमें कोयले और तेल पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी, विंड और सोलर एनर्जी के साथ मिलकर अहम भूमिका निभा सकती है। पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करके लगभग 200 देशों ने इस सदी के मध्य तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगभग खत्म करने का वादा किया है। लेकिन चिंता जताई जा रही है कि अकेले सौर और पवन ऊर्जा से ऐसा कर पाना संभव नहीं है। इस तरह से सोचे तो लगता है कि जल्द से जल्द जलवायु परिवर्तन रोकना है तो परमाणु ऊर्जा बेहतर विकल्प है। लेकिन क्या ये तर्क पूरी तरह से सही है? पार्ट 3, महंगा सौदा। Nuclear power may be useful for helping to mitigate climate change. जलवायु परिवर्तन से निपटने में परमाणु ऊर्जा बहुत मददगार साबित हो सकती है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी चिंताएं भी पैदा होती हैं जो पवन या सौर ऊर्जा के साथ नहीं होती। इसलिए ये भी सोचना होगा कि न्यूक्लियर पावर खतरनाक भी हो सकती है। हमारे अगले एक्सपर्ट हैं वॉशिंगटन डीसी के एडविन लाइमन, जो यूनियन ऑफ कंसर्न्ड साइंटिस्ट संगठन में न्यूक्लियर पावर सेफ्टी डायरेक्टर हैं। वो कहते हैं कि परमाणु संयंत्र को डिजाइन और तैयार करने में भारी भरकम खर्च होता है और फिर उससे तैयार ऊर्जा भी काफी महंगी होती है। In the United States and many other countries, nuclear power is not competitive. अमेरिका और कई सारे देशों में न्यूक्लियर पावर काफी महंगी है, फॉसिल फ्यूल से ही नहीं, सौर और पवन ऊर्जा से भी। अमेरिका में कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट घाटे में हैं और वो अपने लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले ही बंद हो रहे हैं। इसके अलावा बड़ी चुनौती परमाणु संयंत्रों को हमलों से बचाने की भी है। It costs a lot of money to maintain a substantial security force around nuclear. न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाना है तो सुरक्षा पर भी भारी भरकम खर्च करना पड़ता है। अमेरिका की न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री सुरक्षा पर होने वाले भारी भरकम खर्च को घटाना चाहती है, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। यही नहीं, चिंता की बात यह भी है कि जिस तकनीक से परमाणु ऊर्जा तैयार की जाती है, उससे परमाणु हथियार बनाने का रास्ता भी खुल जाता है। As we've seen with multiple cases like North Korea and Iran. उत्तर कोरिया और ईरान समेत कई मामलों में हमने देखा है कि परमाणु ऊर्जा केंद्रों में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश हो सकती है, और अगर कोई देश ऐसा करना चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता। न्यूक्लियर पावर के साथ जुड़े इस खतरे को कम तो किया जाता है, मगर पूरी तरह दूर नहीं किया जा सकता। 190 से ज्यादा देशों ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, मगर सभी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 में बताया कि परमाणु ऊर्जा से राजनीति अछूती नहीं है। जर्मनी के गोरलेबन में परमाणु कचरे को लेकर 2 दशक से भी पहले प्रदर्शन हुए थे, मगर आज तक परमाणु कचरे के निपटारे का स्थायी हल नहीं मिल सका है। The common perception is it's a political problem and not a technical problem because परमाणु कचरे की समस्या को तकनीकी के बजाय राजनीतिक समस्या ज्यादा माना जाता है। गहरी खुदाई करके इस कचरे को इस तरह से सुरक्षित रखना होता है ताकि ये कम से कम 1000 साल तक भूजल के संपर्क में न आए।
तकनीकी रूप से ऐसा करना मुश्किल नहीं है, मगर कहीं के भी लोग नहीं चाहेंगे कि उनके नजदीक ऐसा कोई कचरा स्टोर किया जाए। अभी तक इस समस्या का हल नहीं तलाशा गया है। लोगों को जो बात शायद सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि रिएक्टर खुद कितने सुरक्षित हैं। ये साफ हो चुका है कि चेरनोबिल में खराब डिजाइन और मानवीय चूक के कारण हादसा हुआ। ऐसे ही फुकुशिमा में जो हुआ वो प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन क्या लगातार बेहतर होती तकनीक परमाणु ऊर्जा केंद्रों की लागत घटाने और उन्हें सुरक्षित बनाने में मददगार होगी? पार्ट 4 नई तकनीक। हमारी आखिरी एक्सपर्ट हैं रीटा बार्नवेल। वो अमेरिका के इलेक्ट्रिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट में चीफ न्यूक्लियर ऑफिसर हैं। We've heard that 80% of the decarbonization targets can. ऐसा माना जाता है कि कार्बन को घटाने का 80% लक्ष्य सौर और पवन जैसी अक्षय ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है, लेकिन बाकी के 20% को हासिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा पर भी विचार किया जाना चाहिए। नए रिएक्टर्स बनाकर इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके लागत घटाई जा सकती है। रीटा बताती हैं कि नई तकनीक से तैयार रिएक्टर छोटे होते हैं और इन्हें कहीं पर भी आसानी से लगाया जा सकता है। जरूरत के हिसाब से इनकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। So for example, a 50 megawatt module can be. मान लीजिए कहीं पर जरूरत के हिसाब से 50 मेगावाट का एक मॉड्यूल लगाया जाता है। भविष्य में अगर वहाँ आबादी बढ़ने के कारण बिजली की जरूरत बढ़ती है तो 1-2 और मॉड्यूल वहाँ लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब लोग भी इसके लिए तैयार हों। जैसा कि अमेरिका में नए न्यूक्लियर प्लांट लगाने की प्रक्रिया में हम लोगों को भी शामिल करते हैं, तो दुनिया को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल, परमाणु कचरे का क्या होगा? Currently, commercial fuel is only used 5%. अभी परमाणु ईंधन की क्षमता का 5% ही इस्तेमाल होता है और उसकी 95% क्षमता बची रहती है। कचरे को कहीं पर जमा करने की बजाय कई सारे देश इसे रिसाइकल कर रहे हैं। लेकिन परमाणु रिएक्टर खुद कितने सुरक्षित हैं, खासकर उनके लिए जो वहाँ पर काम करते हैं? I do because our reactors are so highly regulated. अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में इस इंडस्ट्री में हर काम पूरे नियमों के साथ किया जाता है। शुरू से लेकर आखिर तक, ईंधन लाने से लेकर कचरे के निपटान तक बहुत ज्यादा सावधानी बरती जाती है। साथ ही अब ऐसे डिजाइन तैयार हैं जिनसे परमाणु संयंत्र पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गए हैं। एक समस्या ये भी है कि धरती को गर्म होने से बचाने के लिए कोयले और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल जल्द रोकना होगा, मगर परमाणु प्लांट बनाने में लंबा वक्त लगता है। There is a time lag, but the good news is that we already. ये दिक्कत तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो आगे भी काम करते रहेंगे। उन्हें चालू रखते हुए अगर आधुनिक संयंत्र बनाए जाएंगे तो मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 साल में काफी परमाणु ऊर्जा पैदा की जा सकती है। 1960 और 70 के दशक में परमाणु ऊर्जा को लेकर काफी उत्साह देखा गया था, मगर चेरनोबिल और फुकुशिमा की घटनाओं की वजह से इनमें कमी आई है। फिर भी दुनिया में कई जगह नए परमाणु संयंत्र बन रहे हैं। दुनिया प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों से दूरी बनाते हुए अब अक्षय ऊर्जा के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी को भी अपना रही है। तो क्या ज्यादा परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाने से हमें जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद मिलेगी? अगर पर्यावरण को साफ करना है और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य समय पर पूरे करने हैं, तो मजबूरी में ही सही, इस सवाल का जवाब है हाँ। इसके साथ ही दिन भर को अब यहीं देंगे विराम। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। संदीप सोनी को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।